चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पढ़ेंगे। ये कल टेस्ट हुआ था। देखिए तीन मतलब जो है ना 3/8/2024 को टेस्ट हुआ था, मतलब 3 तारीख को टेस्ट हुआ था। अभी तक जो है ना 24 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट हो चुका है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है 7 तारीख को, उन्हीं के लिए जो है ना जितना हम मतलब कोशिश कर रहे हैं ना कि सारा हम प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए। ये जो है ना लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो 24 प्रैक्टिस सेट। बाकी आगे जो आएगा तो उसको भी करवा देंगे। बाकी आज जो हम इस क्लास कर रहे हैं ना, कल ये प्रैक्टिस सेट आया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ये टेस्ट हुआ था 3/8/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का जो है ना 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले जो है 23 प्रैक्टिस सेट हम सारा करवा चुके हैं। और आप लोग नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बाकी जितने भी आगे सेट आएगा सारा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लेकिन मेरा कोशिश ये था कि जिनका 7 तारीख को एग्जाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि 24 प्रैक्टिस सेट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इनको हम जल्दी से जल्दी जो है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। आपको देख रहे होंगे चैनल पे ना मतलब सिर्फ ज्ञान बिंदु का ही सेट आ रहा था कल से जो है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना नंबर है, तो टेस्ट नंबर कितना है, तो 24 है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 24 है। आप लोग जो है क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ना सारा क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। बाबर का जो टाइम पीरियड था ना 1526 से 1530 तक था। का जन्म फरवरी 1483 में, मतलब टाइम पीरियड जो था, लेकिन जन्म हुआ 1483 में हुआ था। और याद रखिएगा कि हुमायूं जो था ना इसका बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। और हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। और अकबर का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अमरकोट के राणा वीर सिंह महल में हुआ था। अकबर का बचपन का नाम क्या था, जलाल था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 2 पे कह रहा है कि आनंद मठ जो है ना रचयिता कौन है, बताइए। आनंद मठ का रचयिता बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंद मठ के रचयिता, याद रखिएगा। और नील दर्पण के लेखक बोलेगा तो दीनबंधु मित्र है। क्या है, दीनबंधु मित्र है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत भारती के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। और सत्यार्थ प्रकाश का बोलेगा तो दयानंद सरस्वती है। कौन है, दयानंद सरस्वती है। चलिए क्वेश्चन रही 3 पे कह रहा आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक बोलेगा तो मखलीपुल गोसाल थे। कौन थे, मखलीपुल गोसाल थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रही 4 पे कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे प्रथम यूनानी राजदूत के रूप में भेजा गया था, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। क्या होगा, मेगास्थनीज। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे प्रथम यूनानी राजदूत के रूप में भेजा गया था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है, बताइए। नहीं था, बताइए कौन नहीं था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ के प्रति आस्था जो है नहीं था, लेकिन जो है ना माता पिता का आज्ञा पालन था, और दान पुण्य था, और मातृभाव था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रही 6 पे करा कि चरक किसके राज चिकित्सक थे, बताइए। चरक जो थे ना किसके राज चिकित्सक थे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क थे। कनिष्क थे, किसके थे, कनिष्क थे, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन रही 7 पे करा, क्वेश्चन 7 करा अरेंज द वर्ड ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे दिया कर सीक्वेंस में अथी करना है। योर बुक्स मतलब सेट ए साइड एट स्लीप, क्या होगा, बताइए। यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, डी में दिया हुआ, बताइए क्या होगा। इसको मतलब सजाना है कि कैसे जो है ना इसको सीक्वेंस से सजाना है, कौन होगा। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पहले होगा सेट साइड, उसके बाद क्या होगा एंड, उसके बाद क्या होगा स्लीप होगा, सॉरी यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले होगा सेट साइड होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे पहले, उसके बाद योर बुक्स होगा ना, सॉरी। देखिए फिर से करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, तो सेट साइड होगा, सेट ए साइड, उसके बाद होगा योर बुक्स होगा, उसके बाद एंड, फिर इसके बाद क्या होगा स्लीप होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन 8 पे कह रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, बताइए। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो है ना वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। और कब किए थे, 1825 में किए थे। कब किए थे, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे, हाँ याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए, और याद रखिएगा ना कि कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगर आत्मीय सभा का स्थापना बोलेगा तो किसने किया था, 1815 में राजा राम मोहन राय किए थे। राजा राम मोहन राय ही किए थे, ठीक है। अब ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ही किए थे। इंडियन लीग का बोलेगा 1800, इसका स्थापना 1875 में हुआ था, शिशिर कुमार घोष किए थे। और बालिका विद्यालय का स्थापना बोलेगा 1851 में हुआ था, ज्योतिबा फूले किए थे। आर्य समाज का स्थापना बोलेगा 1875 में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन ये 9 पे कह रहा है कि जब अनुभा जो है ना 15 पर 300 को यहाँ पे कर आने पावर 300 है 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है। मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का जो आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है।
हाई क्वेश्चन रही 10 पे कह रहा है नील दर्पण किसकी रचना है बताइए, किसका है, तो दीनबंधु मित्र का है, किसका है, दीनबंधु मित्र का है। नेक्स्ट आइए करा किस अधिवेशन, करा किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था बताइए, क्या होगा, क्या होगा, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 22वां अधिवेशन। क्या था, अभी पढ़े थे ना, सेट नंबर था, इसके पहले का सेट था। तो किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, 22वां अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और 22वां अधिवेशन जो था ना, कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी के ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और 23वां अधिवेशन जो था सूरत का था 1907 में, डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है ना, डॉक्टर रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। उसी में जो है ना, इसमें जो है क्या हुआ था, जन गण मन गाया गया, सॉरी रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में किया, प्रथम विभाजन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है ना। और अगर पूछेगा 26वां अधिवेशन में क्या हुआ था, 26वां अधिवेशन में जो 1911 में हुआ था, उसमें कलकत्ता में जो हुआ था ना, उसमें पहली बार जो है ना, पहली बार क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 12 पे कह रहा है कि द टीचर जो है ना, द टीचर डैश टू स्पीक यू, बताइए क्या होगा, द टीचर डैश स्पीक यू, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, वांट्स टू स्पीक यू, ठीक है, द टीचर वांट्स टू स्पीक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कर रहा है सेन वेट जो है ना, सेन वेट का संबंध किससे, बताइए, सेन वेट का संबंध बोलेगा तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद शुल्क से, किससे, उत्पाद शुल्क से है, ठीक है। तो सेन वेट का संबंध जो है उत्पाद शुल्क से है, तो याद रखिएगा ना कि सेन वेट का संबंध जो है उत्पाद शुल्क से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कर रहा है कि रियाल जो है ना किस देश की मुद्रा है, बताइए रियाल किस देश की मुद्रा है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील का है, किसका है, तो ब्राजील का जो है मुद्रा क्या है, तो रियाल है। चीन का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, रेमनबी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो पेसो है, क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो पेसो है, ठीक है, पेसो, ठीक है। और गाम्बिया की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, गाम्बिया की मुद्रा जो है ना डालिसी है, डलासी, ठीक है, डलासी, गैम्बियन डलासी होगा, नाम पे ही है, याद रहेगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन 15 पे कह रहा है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो सही सबको पता है ना, इसका ए होगा, चिड़िया होगा, चिड़िया। आगे कह रहा है एक अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान होगा, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम है, क्या अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, बताइए गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, क्या है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। नेक्स्ट आइए करा में से किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था, बताइए क्या होगा। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन से। तो ग्रामीण में से किस छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन से। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेमरॉन एट सारनाथ, फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द गिवन सेंटेंसेस। सारनाथ में जो दिए थे ना उपदेश दिए थे, इसका बोल रहा है कि बताइए क्या होगा। बुद्धा डिलीवर्ड हैज फर्स्ट सेमरॉन एट सारनाथ, तो क्या होगा, 19 का सही उत्तर क्या होगा, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, एट सारनाथ, क्या एट सारनाथ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एट सारनाथ से जगह का बोध होने के कारण जो है ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस माना जाएगा, ठीक है, एट सारनाथ होगा। देखिए 20 नंबर जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए किस नंबर कह रहा है कि असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया, बताइए असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने दिया। कौन दिए, दादा भाई नौरोजी ने दिया, याद रखिए। सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट असंतुलित विकास बोला, देखिए जल्दी के चक्कर में ना कह रहा है असंतुलित विकास का सिद्धांत जो है ना हर्षमैन दिया था। कौन दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षमैन दिया था। कौन दिया था, हर्षमैन, याद रखिएगा, ठीक है। तो असंतुलित विकास का सिद्धांत जो है ना हर्षमैन ने दिया था। कौन दिया था, हर्षमैन ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और द इनवेकेटरी इनटू द पॉवर्टी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन की सिद्धांत किसने दिया, गुरनान मंडल ने दिया। कौन दिया, गुरनान मंडल ने दिया। और याद रखिएगा ना कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और प्रबल धक्का सिद्धांत बोलेगा तो रोज अस्टिन रोडो ने दिया। कौन दिया, रोज अस्टिन रोडो ने दिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो असंतुलित विकास का बोलेगा तो हर्षमैन ने दिया। कौन दिया, हर्षमैन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नोट जारी करने का कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है, बताइए भारत में नोट जारी का जो करने का जो प्रणाली हो कौन सा अपनाई जाती है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम भंडार प्रणाली। क्या है, न्यूनतम भंडारण प्रणाली। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे कर है शैतान की आंत का अर्थ क्या है, बताइए शैतान की आंत का अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत लंबी वस्तु। क्या है, बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कर रहा है विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति, बताइए विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है, भारतीय स्टेट बैंक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे करा कि टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, बताइए। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निक्की है। क्या है? तो निक्की है, निक्की। ठीक है, निक्की बोलेगा तो जापान का है, तो निक्की जापान का है। और सीमेक्स स्ट्रेस बोलेगा तो सिंगापुर का है। और डो जोन्स बोलेगा तो न्यूयॉर्क का है। कोस्पी बोलेगा तो कोरिया का है। नासदाक बोलेगा तो यूएसए का है। FTSE 100 बोलेगा तो लंदन का है। म्यूटेल बोलेगा तो इटली का है। संघाई कॉम बोलेगा चीन का है। सेंट बोलेगा तो थाईलैंड का है। और तेन बोलेगा तो ताइवान का है। चलिए क्वेश्चन आइए 26 पे करा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में स्थापना हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट है करा, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फिक्शन, बताइए फिक्शन क्या होगा? फिक्शन का जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, फैक्ट होगा। क्या होगा? फैक्ट। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक होता है। और इसका एंटोनिम्स पूछा ना, इसका मतलब फैक्ट मतलब क्या होता है? तथ्य होता है। ठीक है, तथ्य। आगे क्वेश्चन 28 पे करा, खनिज क्या है, बताइए। खनिज क्या है? खनिज जो है ना अकार्बनिक ठोस है। क्या? अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट करा, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान बोलेगा तो चीन में। चीन में है। कहाँ है? चीन में स्थित है। कहाँ है टकला मकान मरुस्थल? कहाँ है? तो चीन में है। नेक्स्ट है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील बोलेगा तो राजस्थान। राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि कह रहा है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका? उत्तरांचल। उत्तरांचल होगा। क्या होगा? उत्तरांचल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी शिखर जो है ना भारत के उत्तरांचल राज्य में हिमालय पर्वत पर श्रृंखला में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा की घाटियों के बीच स्थित है। और नंदा देवी जो है पर्वत जो है ना भारत की दूसरी और दुनिया की 23वीं चोटी है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बताइए। कौन सा कारक देता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाष्पन और संघनन दोनों देता है कि ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो बाष्पन और संघनन दोनों देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे दिया हो कि राम खालिस्तान फॉर 6 आवर्स, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन रीडिंग 6 आवर। ठीक है, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। ठीक है, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा? 22 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को जल दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए आगे ये कह रहा है कि पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा? एनिमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एनिमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एनिमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा, बताइए क्या होगा? शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? भाई क्या होगा? इसलिए संसद द्वारा नहीं, संसद द्वारा चलाया जा सकता है। संसद द्वारा चलाया जा सकता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व जो है 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, बताइए क्या होगा? ब्रिटिश संविधान। तो कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, या ब्रिटिश संविधान से। तो कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। जो संसद लोकसभा के क्या है ना, मतलब जो है जिसमें प्रधानमंत्री देश के पार्थिव कार्यपालक होता है। जो संसद मतलब लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। और सरकार के संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कर देखिए, करा जो है ना, इफ़ द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट बी 3.4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट। इंग्लिश में दिया हुआ है ना, बताइए क्या होगा? इंग्लिश में दे दिए हैं सर। इसका 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4/7 होगा। ठीक है, 4/7 होगा। आइए क्वेश्चन आइए 40 पे करा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है, बताइए।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। क्या है? कानून द्वारा संसद। ठीक है, तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है ना कौन बदल सकता है? तो कानून द्वारा संसद होगा। आइए क्वेश्चन A41 पे करा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? बताइए कौन हटा सकता है राज्यपाल को? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे नहीं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है ना 42 का आंसर क्या होगा? 42 का सही उत्तर होगा 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 42 का ए होगा। आगे आइए देखिए कह रहा है कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई? बताइए कौन सा भाषा शामिल किया गया है? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 5 होगा। क्या होगा इसका जो है ना 3 और 5 होगा। इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे सुधार लीजिए ना, यहाँ पे ना 3 और 4 होगा। क्या होगा? 3 और 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे 4 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल किया गया? तो इसका जो है शामिल किया गया था बोडो शामिल किया गया था, संथाली शामिल किया गया था, और डोंगरी और मैथिली। ठीक है, डोंगरी मैथिली होगा। ठीक है, यहाँ पे डोंगरी होगा, इसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, इसको शामिल किया गया था 2003 के तहत। अगर पूछेगा कि सिंधी को कब शामिल किया गया? सिंधी को जो है ना 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, और 92 में जो है ना 92 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक को शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंधी को शामिल किया गया 21वां में बोलेगा तो सिंधी को शामिल किया गया, 71वां बोलेगा तो नमक मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया, और 92वां बोलेगा तो क्या होगा? मैथिली, डोगरी और संथाली और क्या होगा? बोडो, इसको शामिल किया गया था 2003 में 1992 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं सूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई है? याद रखिएगा, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली को शामिल किया गया था। 21 में बोलेगा तो सिंधी को शामिल किया गया, 71वां बोलेगा तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। ठीक, 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो 92 के द्वारा बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली को शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन 44 पे कह रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश है। क्या है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आइए 45 पे कह रहा है कि चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ कि ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज। बताइए क्या होगा? ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिज स्टडीज। क्या होगा? हिज स्टडीज। क्या होगा? हिज स्टडीज। ठीक है, मेन वर्ब के बाद में प्रयुक्त जो है ना नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, अतः इसलिए हिज स्टडीज ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आइए क्वेश्चन 46 पे कह रहा कि संविधान का अनुच्छेद 123 जो है ना किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश। तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट कह रहा है कि मेट्रो, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, देखिए 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सी होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आइए 48 पे कह रहा है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? बताइए कितने हो सकते हैं? इसमें 64 हो सकते हैं। कितने से 64 हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो 64 हो सकते हैं। कितने? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। तो कह रहा है ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 64 हो सकते हैं। आगे कह रहा है 49 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक को जो है ना पारित हुआ था? बताइए क्या होगा? ये पारित हुआ था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 74वां संविधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, और 74वां संविधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका के संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था, और 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 12वीं सूची में शामिल की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 243 के त से लेकर यह 6 तक नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो देखिए 50 का आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन मेरे कॉमन है, कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? बताइए। न्यूनतम उम्र सीमा जो है ना 35 वर्ष है। कितने? तो 35 वर्ष है। नेक्स्ट कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या है? बताइए। 52 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 है। कितना है? तो 3 है। ठीक है, 3 है। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है ना रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग नहीं, मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें है ना 53 का आंसर क्या होगा? 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 53 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। मेरा बात पहले बोलिए ना, एक तरह से कोई ऐसा रहता है ना, रीजनिंग ऐसा रहता है ना। ठीक है, रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग ही है। बहुत सारा रीजनिंग ऐसा होता है ना कि मैथ रीजनिंग ना सेम रहता है। ठीक है ना, चैप्टर होगा रीजनिंग में, देखिएगा आपको ना बहुत सारा आपको मैथ का पहले रूल पे बनेगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग तो तर सकती है जितना है। ठीक है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे आइए। अरे हमको घर जाना है इसलिए जो है ना आपको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। चलिए
एक क्वेश्चन में देखिए 54 है, कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या, देखिए ये भी देखिए क्या है, तो ऋण क्वेश्चन है, तो 54 का उत्तर क्या होगा, 54 का उत्तर ना ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 55 का आंसर क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, 55 का सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आगे देखिए 56 पे आई, देखिए यहाँ से आइए, कह रहा है कौन सा तत्व जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, बताइए क्या होगा, बताइए चांदी। क्या होगा। 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चांदी है। क्या है, तो चांदी है, क्योंकि घर पे ना नेट का बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए चाह रहे हैं ना कि 24 नंबर सेट तक ना खत्म कर दें, क्योंकि जिनका भी एग्जाम है ना बहुत फायदा कर जाएगा, इसलिए जो है थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, सबको लग रहा हो कि फास्ट पढ़ रहे हैं। चलिए कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है। क्या है, तो चांदी है। आगे क्वेश्चन आइए 57 पे कह रहा है कि किसी गैस में ध्वनि तरंगे सदैव होती है, क्या होती है, ये ना अनुदैर्घ्य होती है, क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो कह रहा है किसी गैस में ध्वनि तरंगे सदैव क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है, बताइए क्या होगा। ए होगा उसमें ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, दोनों होगा, बी और सी दोनों, सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट देखिए, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे कह रहा है कि जल विद्युत किस ऊर्जा में उत्पन्न की जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। यहाँ पे बी और सी इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। तो जल विद्युत स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों से उत्पन्न की जाती है, और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है ना कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थितिज ऊर्जा के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और बांध में इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो संचित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 59 पे, कह रहा है ना कि अति चालक, कह रहा है अति चालक में वह चालक है जिसका क्या होता है, शून्य होता है। कह रहा है कि अति चालक वह चालक है जिसका क्या होता है, शून्य होता है। इसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। तो अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होगा, तो शून्य होगा। आगे देखिए कह रहा है कि संवेग p द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा, बताइए। इसका जो होगा p/m होगा, क्या होगा, p/m होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। तो कह रहा है संवेग p द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा, तो p/m होगा, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ना उसको जो ना उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग एक कैसी राशि, संवेग एक सदिश राशि होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और संवेग की दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 61 पे कह रहा घनानंद किस वर्ग के कवि थे, बताइए किस वर्ग के कवि थे, रीतिमुक्त थे, क्या थे, रीतिमुक्त थे, क्या थे, रीतिमुक्त थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 62 पे कह रहा सुजान चरित्र की रचयिता कौन है, बताइए सुजान चरित्र की रचयिता कौन है, क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सूदन है, क्या है, सूदन है। नेक्स्ट कह रहा है कि तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, बताइए। तेल के दीपक की बत्ती, हाँ, तो क्या होगा, तीसरे का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया कारण, सबको पता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे कह रहा है कि फ्यूज तार की प्रकृति होती है, कैसी होती है, उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक होता है, हाँ। तो फ्यूज तार की प्रकृति जो होती है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक होता है। चलिए क्वेश्चन 65 पे कह रहा है उपसर्ग शब्दों के खाली स्थान लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है उपसर्ग शब्दों के खाली स्थान लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले, क्या होगा, पहले। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, बताइए। वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कूलाम है, क्या है, कूलाम है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, बताइए क्या होगा। सरहुल कह रहा है सरहुल जो है ना किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो क्या होगा, 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंडा होगा, क्या होगा, मुंडा होगा। तो सरहुल पर्व जो है ना मुंडा जनजाति मनाते हैं। और सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, साल की पूजा होता है। और सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है, याद रखिएगा, ठीक है। और मुंडा जनजाति जो है ना मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं, ठीक है। तो सरहुल त्योहार कहाँ का, तो झारखंड का। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ठीक है। आप भील और याद रखिएगा ना कि नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि भील जनजाति जो है ना कहाँ पाई थी, क्या होगा, भील जनजाति बोलेगा तो ये पाया था ना, ये पाया था कहाँ, महाराष्ट्र में पाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो भील जनजाति जो है ना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में निवास करती है, याद रखिएगा, कहाँ कहाँ,
तो महाराष्ट्र और क्या, हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निवास करती है। हाँ बिल्कुल। आगे क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट पे कह रहा है विशु विशु खालिस्तान टू परस्यू हायर स्टडीज, बताइए क्या भराएगा। उनहत्तर का उनहत्तर का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, वांटेड होगा। क्या होगा, वांटेड, यहाँ पे ना उनहत्तर का डी होगा, विशु वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज होगा। ठीक है, विशु के अनुसार जो है खालिस्तान पे ना वांटेड ही उचित होगा। ठीक है, वांटेड वांटेड होगा। आगे क्वेश्चन 70 पे कह रहा है कि आहार में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घेघा रोग होता है। क्या होता है, घेघा रोग होता है। तो आयोडीन कमी से ना घेघा रोग होता है। अब विटामिन डी की का रासायनिक नाम क्या है, तो कैसीफेरोल है। क्या है, कैसीफेरोल। अब विटामिन डी का कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। अब विटामिन ए का बोलेगा तो रेटिनॉल बोलते हैं रासायनिक नाम, इसकी कमी से रतौंधी होता है। अब विटामिन बी वन बोलेगा तो थायमिन उसको बोलते हैं रासायनिक नाम, इसी कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब विटामिन के बोलेगा तो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 71 पे कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या होगा, अग्नाशय है, अग्नाशय है। और पहली बोलेगा तो कौन है, पहली बोलेगा तो पहली ग्रंथि बोलेगा तो यकृत होगा। क्या होगा, यकृत होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए 72 पे करा कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, छिपकलियों का अध्ययन बोलेगा तो छिपकली क्या बोलेंगे, सोरोलॉजी कहेंगे, सोरोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन। ठीक है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, काष्ठ पेड़ों का अध्ययन होता है। सिल्वी कल्चर में जो है ना काष्ठ पेड़ों का अध्ययन होता है, सिल्वी कल्चर। ठीक है। ऑफियोलॉजी में क्या होता है, सर्पों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं। और सेरीकल्चर में जो है ना कबकों, हाँ कबकों का अध्ययन, सॉरी हाँ रेशम कीट है ना, सॉरी रेशम कीट का अध्ययन जो है ना सेरीकल्चर कहलाता है। और कबकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी। और फलों का अध्ययन बोलेगा तो पोमोलॉजी। आगे कह रहा है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। मेढक का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो राना टिग्रीना है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज एक जो है ना, ग्लूकोज एक क्या है, बताइए। कितने कार्बन अणु होते हैं ग्लूकोज का में, कितने कार्बन अणु होते हैं। हाँ ग्लूकोज में तो होता है ना, ग्लूकोज में कितने अणु, 6 कार्बन अणु होते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज एक में 6 कार्बन अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक में कितने कार्बन अणु होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो देखिए 75 का आंसर क्या होगा, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन है 76 पे कह रहा है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। दालें बोलेगा तो सबको पता है प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है, बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम ना प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दालें भी क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है देखिए मैथ का है, तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडा देने वाली प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडा देने वाली प्राणी बोलेगा तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 79 का ना सी होगा। ठीक है। घेगा का यहाँ पे कर, सॉरी यहाँ पे कहाँ चल गए, सॉरी मेरा दिमाग ना एकदम, देखिए हाँ देखिए सुनिए, हाँ देखिए सुना 79 पे थे ना, देखिए जल्दी काम ना देखिए। कह रहा है अंडा देने वाली प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ना वर्षा बहुत जोर से आ रहा है, तो कह रहा है कि अंडा देने वाली प्राणी जो है ना कहलाता क्या कहलाता है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडज प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडज प्राणी। ठीक है। तो कह रहा है कि अंडा देने वाली प्राणी कहलाता है, अंडज प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडज प्राणी। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंडा देने वाले प्राणी अंडज प्राणी कहलाते हैं। और जो पक्षी वर्ग क्या होते हैं, अंडज पक्षी वर्ग जो है ना अंडज कहलाता है। पक्षी वर्ग जो होता है अंडज कहलाता है। और जो अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहते हैं। ठीक है। और उभयचर प्राणी जल और स्थल दोनों में निवास करता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आइए 80 पे कह रहा है इंसुलिन की अल्प स्रावन में कौन सी बीमारी होती है, क्या होगा बताइए। मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह होता है। चलिए क्वेश्चन आइए 81 पे कह रहा है कि डैश उत्पत्ति से अधिक विविधता का कारण जो है ना क्या है, बताइए कौन सा कारण है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यौन प्रजनन होगा। क्या होगा, यौन प्रजनन। ठीक है। यौन प्रजनन जो है ना उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। क्या है, तो यौन प्रजनन जो है ये उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 82 पे कह रहा है कि चूज द पार्ट विच ऑफ कंटेंस ईरर। यहाँ पे ईरर छाटना है, कौन सा ईरर है यहाँ पे। इट इज हाई टाइम वी शुड गो, बताइए किस में ईरर है। यहाँ पे नो ईरर है, क्या ईरर है बताइए क्या होगा। 82 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, शुड गो जो है ना इसमें क्या है, तो 82 में क्या है ना इट इज हाई गुड टाइम के बाद जो है ना क्लाउज को जो है ना सिंपल पास्ट फॉर्म में रखना चाहिए, अर्थात जो है ना शुड गो को ना बेंट गो में करेंगे। क्या करेंगे, तो बेंट में होगा, यहाँ पे ना बेंट होगा, शुड गो बेंट होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए, तो यहाँ पे ईरर था। तो क्वेश्चन 83 पे एक क्वेश्चन है ना बिहार पुलिस में पक्का, देखिए ऐसा प्रकार का क्वेश्चन इंग्लिश में पक्का आएगा, देखिएगा
क्योंकि जो एग्जाम रद्द हुआ था ना अक्टूबर में, उसमें भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करती है, बताइए। लार जो है निम्न में किसके पाचन में सहयोगी करती है? 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च होगा। आगे क्वेश्चन है 84 पे करा कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाया जाता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा बोलेगा तो सोयाबीन में। क्या होगा? सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन का अधिकतम जो है ना मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, बताइए। क्या होगा? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। तब जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, बताइए। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, बताइए कौन मिश्रण नहीं है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसू जल क्या है? तो मिश्रण नहीं है, लेकिन वायु मिश्रण है, एलपीजी मिश्रण है, और गैसोलीन क्या है? तो मिश्रण है। ठीक है, लेकिन आंसू जल जो है क्या है? मिश्रण नहीं है। आंसू जल जो वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियाँ को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया। जो आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साथ कंटेनर में संघनित किया जाता है, यह पानी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो है ना आंसू जल मिश्रण नहीं है, लेकिन वायु, एलपीजी और गैसोलीन जो है ना एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उसे क्या कहेंगे? वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे? 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़। रूढ़ कहेंगे इसको ना, मूल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रूढ़ या मूल कह सकते हैं। तो जिस शब्द को खंड या टुकड़ा ना कह सके उसे रूट या रूट यहाँ पे होगा। ठीक है, रूट कहेंगे। यहाँ पे रूट है ना, रूट होगा, रूट होगा। रूट या मूल शब्द कहेंगे, जैसे कलम, राम, हाथ इत्यादि। ठीक है, आगे क्वेश्चन 88 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बताइए। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भारत में कौन सा है? तो क्या होगा? तो कोयला है ना, कोयला। 88 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला है। तो कोयला जो है ना भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो है ना ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो कोयला है। ठीक है, कोयला है। आगे क्वेश्चन 89 पे कह रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी। यहाँ पे एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। 89 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन 90 पे कह रहा है कि CFSL का अर्थ क्या होता है? CFSL का अर्थ क्या होता है, बताइए। यहाँ पे जो सही आंसर होगा तो CFSL का जो अर्थ होगा तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि CFSL का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होता है। याद रखिए, CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि जल का हिमांक क्या है, बताइए। जल का हिमांक बोलेगा तो कितना होता है? जल का हिमांक जो होता है तो क्या होता है? तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो जल का हिमांक बोलेगा तो जो है ना जल का शुद्ध हिमांक बोलेगा तो अगर केल्विन बोलेगा तो 273 केल्विन होगा, और फ़ारेनहाइट बोलेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस बोलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना कि वह ताप जिस पर किसी द्रव या ठोस दोनों अवस्थाओं का बाष्प दाब समान हो जाता है वह द्रव का हिमांक कहलाता है। जल का क्वथनांक बोलेगा तो याद रखिएगा ना कि जल का क्वथनांक बिंदु बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन होता है। अब पारा का बोलेगा तो पारा का जो है ना, पारा का बोलेगा तो 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और -39 डिग्री तापमान पे क्या होता है? जम जाता है। तो यहाँ पे जल का हिमांक पूछा था तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना 91 का डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आई 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को ना विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 29 जनवरी को बोलेगा तो क्या मनाते हैं? तो डेटा संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डेटा संरक्षण दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को जो है ना विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को तो विश्व योग दिवस। क्या है? विश्व योग दिवस। ठीक है, और 29 जून को क्या मनाते हैं? 29 जून को तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 29 जुलाई को बोलेगा तो विश्व बाघ दिवस। क्या है? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 93 पे कल इलेक्ट्रॉन पर जो है ना कितना आवेश होता है, बताइए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? अभी जस्ट पढ़े थे इस पहले वाले सेट में, बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना क्या होता है? -1.602 इंटू 10⁻19 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6022 इंटू 10⁻19 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन आइए 94 पे कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बताइए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्या होगा? 94 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो 16 होता है,
और सोडियम का, ये ऑक्सीजन का 16 है, ये कितना ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और सोडियम का बोलेगा कितना, सोडियम का 23 होता है, सोडियम का कितना बोले तो 23 होता है, ठीक है, यानी तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ठीक है, सोडियम का 23 होता है। और याद रखिएगा कि सल्फर कितना, सल्फर का बोलेगा तो 32 होता है, और कार्बन का बोलेगा तो 12 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 होता है। और यहाँ पे अगर पूछेगा कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का बोलेगा परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, सल्फर का बोलेगा तो 32 होता है, कार्बन का बोलेगा तो 12 होता है। आइए क्वेश्चन बनाइए 95 पे कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 96 कह रहा है कि नीला थोथा क्या है, बताइए नीला थोथा क्या है। नीला थोथा जो है ना कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो नीला थोथा को ना तूतिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बोलेगा तो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, क्या है, CuSO4 होता है, CuSO4, ठीक है, CuSO4 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है खाने का सोडा क्या है, बताइए खाने का सोडा बोलेगा तो रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा का बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। धोने का सोडा बोलेगा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, बताइए क्या होगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब जो होता है मूल रासायनिक माना जाता है। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, H2SO4, क्या है, H2SO4 है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि H2SO4 बोलेगा तो क्या होता है रासायनिक, इसको ना रासायनिक उद्योग में तेजाब जो है तेजाब मूल रासायनिक मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो रासायनिक उद्योग में H2SO4 को तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 99 पे करा चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेज गिवन अप, बताइए क्या होगा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेज गिवन अप का क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर होगा गिवन अप मतलब क्या, गिवन अप मतलब कि सॉरी गिव अप है ना, गिव अप, सॉरी गिवन नहीं, गिव अप है, सॉरी। गिव अप मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, क्या होता है, त्यागना मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स पूछा है ना, तो क्या होता है, रिनोन्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिनोन्स होगा, क्या होगा, रिनोन्स होगा। तो क्वेश्चन में कर रहा था कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेज गिव अप क्या होगा, तो रिनोन्स होगा, क्या होगा, रिनोन्स। गिव मतलब क्या होता है, तो त्यागना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए सुहागा का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, बताइए। तो 100 का 70 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोरोक्स होगा, क्या होगा, बोरोक्स होगा। तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, तो बोरोक्स होता है, ठीक है। तो सुहागा का रासायनिक नाम बोलेगा तो बोरोक्स होता है। इसका सूत्र बोलेगा तो Na2B4O7 × 10H2O होता है। आप फेरिक सल्फेट को जो है ना, फेरिक सल्फेट क्या बोलते हैं इसको ना, फेरिक सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, क्या कहते हैं, हरा कशिश। इसका सूत्र बोलेगा तो Fe2SO4 के होल 3 होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट बोलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट को ना सोरा कहते हैं, क्या कहते हैं, सोरा कहते हैं। स्टार्च को क्या कहते हैं, स्टार्च को ना मेड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड कहते हैं। और अमोनिया क्लोराइड को क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं, क्या कहते हैं, नौसादर। और एस्टिक एसिड का तनु घोल क्या कहते हैं, सिरका कहा जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट बोलेगा तो लाल दवा कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल दवा। तो पोटेशियम परमैंगनेट आएगा तो लाल दवा कहते हैं, ठीक है। तो ये सेट नंबर था 24, सेट नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। इतना ही सेट सर करवाएं अभी तक, सेट नंबर 24 तक कंप्लीट करवा दिए। बाकी पीछे का जितना भी सेट करवाएं सारा रिवीजन कर लीजिए, सभी को बहुत फायदा होगा। बाकी जो भी सेट आएगा, नेक्स्ट सेट जो 25 आएगा तो उसको भी करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले आप लोग को जय हिंद।